टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फोर्स। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास का जो वेक्टर वाला आर्टिकल है वो पता होना चाहिए। कौन कौन सी बातें वेक्टर में पता होनी चाहिए? तो थ्रू द क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास में एक पॉइंट है, सपोज कर लो कैपिटल है, इसके कोऑर्डिनेट है 203 और हमसे कहा गया है कि पोजीशन वेक्टर चाहिए ए का, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल। जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ ही दिया गया है बुक्स में। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को जब आप पढ़ेंगे तो 11th क्लास में जो वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट वेक्टर के हमें यहाँ पर यूज करने होंगे, तो थ्रू द प्रॉब्लम आप देखिए क्या आंसर होगा इसका। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएं तो आप उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो? एनीवन? पोजीशन वेक्टर की अगर आप डेफिनेशन सोच रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट तक जाता है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप इस क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन को देख रहे हैं, उसका कोई रोल नहीं है, फिर भी हमने बता दिया है पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट तक जाता है। तो ये अगर पॉइंट आपका M है और ओरिजिन को हम लोग O से लिखते हैं, तो OM यहां पर M का पोजीशन वेक्टर हो गया। जनरली हम लोग पोजीशन वेक्टर को R से लिखते हैं। अगर एक पॉइंट आपका ये है M, तो ओरिजिन से वेक्टर स्टार्ट होगा और पॉइंट तक जाएगा। OM यहां पर दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया, हम इसको R' से लिख लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो लीजिए जान जाइए क्या होती है डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर की। बट यू हैव ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए एनी पॉइंट, देन हाउ यू कैलकुलेट द, हाउ यू डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर। कुछ याद आया? 2y कैप नेक्स्ट, और y एक्सिस पे 0 और z एक्सिस पे 3k कैप। 3k कैप। चलिए याद आ गया आपको। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास में x y z है तो पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका होता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये है पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका। एक्स वाई जेड उस पॉइंट के क्या है? कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट आपका दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, और ये आपका ओरिजिन हो गया। तो पोजीशन वेक्टर निकालने का ये तरीका होता है। ये आपको यूज करना पड़ेगा 11th क्लास में। जो वेक्टर वाला ये चैप्टर है ना, वो पूरी फिजिक्स में यूज होता है, बैकबोन है। पहला पॉइंट आपका ये होगा कि अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर वी कंसीडर कि ओरिजिन O है तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा O से A तक, क्योंकि पॉइंट आपका A है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा पोजीशन वेक्टर और A पर खत्म होगा। जनरली हम पोजीशन वेक्टर को R से लिखते हैं और कोऑर्डिनेट ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो आंसर है x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। x की वैल्यू है यहाँ पे 2y कैप, 0 j कैप और 3k कैप। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा क्वेश्चन, आपके पास में पॉइंट है M, इसका कोऑर्डिनेट है -3, -2, -7 एंड यू हैव ए पॉइंट N, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 5 और 6। तो मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए M का
पोजीशन वेक्टर m का चाहिए और पोजीशन वेक्टर n का चाहिए। बताइए भाई आंसर। m का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? o फॉर ओरिजिन से स्टार्ट होगा, m पर खत्म होगा, तो o से m। जनरली वी डिनोट द पोजीशन वेक्टर बाय r। क्या आंसर होगा? x -3 i कैप, y -2 j कैप एंड z -7 k कैप। तो पोजीशन वेक्टर OM आ गया r और ये आ गया -3i -2j -7k। पोजीशन वेक्टर n का स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हो जाएगा OM। अब यहां पर एक से ज्यादा पोजीशन वेक्टर है तो पहले वाले को r से लिख लिया, दूसरे वाले को क्या लिखा? r डैश। तो फिर से x -1 साथ में i कैप और j आपका 5j कैप और 6z है आपका k कैप। तो नाउ यू हैव ए पोजीशन वेक्टर ON इज इक्वल टू r डैश माइनस का i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 6k कैप। पूरा वेक्टर जो है आपकी फिजिक्स में रोल प्ले करेगा। तो वी वांट टू स्टडी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो बाद में आप पढ़ोगे, पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया, क्या याद दिला दिया? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड फिनिश एट द गिवन पॉइंट। ओरिजिन से स्टार्ट होके किसी गिवन पॉइंट पर फिनिश होने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। और अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो फिर उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर है ना? नोट डाउन। इस रिजल्ट में जो ये पीवी है, पीवी का फुल फॉर्म क्या है? पोजीशन वेक्टर। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। एक रिजल्ट हमने और पढ़ा था कि किसी वेक्टर का अगर हमारे पास में मैग्नीट्यूड है और हमारे पास में यूनिट वेक्टर है तो हम उस वेक्टर के लिए इस तरीके का रिलेशन यूज कर सकते हैं। वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और साथ में यूनिट वेक्टर, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। जैसे अगर आप ये सपोज करते हैं कि वेक्टर ए है तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर ए है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि अगर कोई वेक्टर आपका ए है तो उसके यूनिट को हम लोग किससे लिखेंगे? ए कैप से। और ट्राई करते हैं, अगर हमारे पास में वेक्टर पी है तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड साथ में पी है। P कैप इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर P। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल टू ए कैप। मैग्नीट्यूड के लिए हम केवल इस तरीके का भी नोटेशन तो लेते हैं। अगर मॉड लगाने का मन नहीं है तो ऊपर से एरो हटा दीजिए तो बन जाता है मैग्नीट्यूड। सिमिलरली P के लिए जाओगे तो ये हो जाएगा वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर P का मैग्नीट्यूड और साथ में P कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जैसे मैं आपको ले चलता हूं 11th क्लास में, हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब मैं जो आगे पूछता हूं उसको यस नो में आंसर दीजिएगा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ वैल्यू होती है? यस और नो, यस और नो। जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं दो मासेस के बीच में तो क्या उसकी वैल्यू होती है? यस और नो? यस। तो वैल्यू कैसे निकलती है? जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, एंड यू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड बाय फार्मूला G m1 m2 by r स्क्वायर। ये हो गया आपका कि भाई मैग्नीट्यूड तो होता है इस फोर्स में। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होती है? बिल्कुल होती है। कैसी होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो डायरेक्शन भी होती है भाई इसके पास,
डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। 11th स्टैंडर्ड में आपसे पूछा गया था यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स, पहला ऑप्शन है यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड्स के बारे में बताते हैं, सेकंड है वो केवल डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, तीसरा है वो दोनों के बारे में बताते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताते हैं और डायरेक्शन के बारे में भी बताते हैं। जनरली जो गलती होती है वो थर्ड ऑप्शन को लेकर के होती है। 11th क्लास में आपने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यूनिट वेक्टर केवल क्या बताते हैं? केवल और केवल डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। और हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के पास डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन, चलो अगर हम फोर्स वेक्टर को F से लिखे तो उसके यूनिट को किससे लिखेंगे? F कैप, आया ना? तो अब देखिए मैं लिखता हूं वेक्टर वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। वेक्टर वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है G m1 m2 by r स्क्वायर, और साथ में है यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे? F कैप। ठीक है, तो सामने बोर्ड पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये फार्मूला किस स्टाइल में है? वेक्टर वाली स्टाइल में। तो अगर आपके पास में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उस मैग्नीट्यूड में उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाता है? वो वेक्टर बन जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, हमने कहा कार स्पीड, कार वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट। तो अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है और साथ में क्या पता है? डायरेक्शन। तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर इज इक्वल टू होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, कितना है मैग्नीट्यूड? 10, डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। और ईस्ट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन होता है? आई कैप। ईस्ट में होता है आई कैप। ईस्ट डायरेक्शन है, यहां डायरेक्शन लिखता हूं और यहां उसका यूनिट वेक्टर लिखता हूं। कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनके यूनिट वेक्टर हम अपनी मर्जी से नहीं लेते, हमारे एक्सपर्ट्स ने बता दिए हैं। जैसे अभी यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर था वो हमने कॉमन सेंस से ले लिया था कि भाई वेक्टर वाला फोर्स F होगा, उसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? F कैप। लेकिन कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनका कि यूनिट वेक्टर हम डिसाइड नहीं करते, वो ऑलरेडी हमारी वेक्टर अलजेब्रा में डिसाइडेड है। जैसे ईस्ट की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो कौन है? आई कैप। वेस्ट में कौन है भाई? माइनस आई कैप। नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में है आपका जे कैप। और साउथ में क्या है? साउथ में है माइनस का जे कैप। और ऊपर की डायरेक्शन जो होती है वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड है उस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो कौन है? माइनस के। तो यहां पर इस एग्जांपल में हमें वेलोसिटी वेक्टर्स की वैल्यू पता थी, मतलब मैग्नीट्यूड पता था और डायरेक्शन पता था, एंड यू हैव ए कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, इफ यू हैव ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड के साथ में उस वेक्टर की यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। ठीक है, गो फॉर इट, इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको लगता है कि ये यू नोट करना है तो नोट करिएगा। Till now we have a revision of vector chapter। क्या क्या बातें रिवाइज हो गई हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए तो हाउ वी कैलकुलेट द डिटरमाइन द पोजीशन वेक्टर। अच्छा, वेक्टर के दो पॉइंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल। अगर आपको फाइनल वाले का
पोजीशन वेक्टर दिया है, इनिशियल वाले का दिया है, तो वेक्टर कैसे निकलेगा? वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वाला पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसके बाद में हमने देखा कि वेक्टर और उसका जो यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, ये देख लिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो निकाला कैसे जाए, उसका फार्मूलेशन कूलाम ने किया था। तो हियर वी विल डिस्कस कूलाम्स लॉ अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलाम्स ने, जैसे न्यूटन ने हमें बता रखा है कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए तो ये फार्मूला लगाइए मैथमेटिकली, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिल जाएगा। और टॉरिसन बैलेंस डिवाइस से आपको एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगा। टॉरिसन बैलेंस डिवाइस से आप उसको एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। तो कूलाम ने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, क्योंकि चार्ज और चार्ज के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को आप जो है कैसे निकालते हैं? टॉरिसन बैलेंस डिवाइस से निकाल लेते हैं। लेकिन कोई फार्मूला भी है क्या? मैथमेटिकल फार्मूला कोई है क्या? तो कूलाम ने वो फार्मूला दिया। और कैसे फार्मूला दिया? कॉपी किया न्यूटन का। जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो अगर आपके पास में पॉइंट चार्ज है Q1 वैल्यू का और r डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज है Q2 वैल्यू का, जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, सिमिलरली इन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट फोर्स F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जिस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/r², उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/r²। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो क्या बनेगा? F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। यहां पर भी अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, इक्वल का साइन आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। तो यहां पर F इज इक्वल टू कांस्टेंट और Q1 Q2/r²। कॉपी है किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। अच्छा, जो कूलाम ने जो बातें बताई उसका कोई डेरिवेशन नहीं है। जैसे कोई आपसे बोले कूलाम्स लॉ का जो फार्मूला उसको डिराइव करो, तो डेरिवेशन नहीं है, वो एविडेंस के बेस पर है। जैसे कि अगर आप चार्ज का Q1 Q2 प्रोडक्ट, अगर दोनों चार्जेस की वैल्यू का प्रोडक्ट इंक्रीज कर लो तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और सिमिलरली डिस्टेंस के साथ अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो फोर्स क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो वो प्रैक्टिकल एविडेंसेस के बेस पर है। तो हम कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन नहीं करते। कूलाम्स ने जो फार्मूला दिया उसका कोई डेरिवेशन नहीं करते हैं। जो प्रैक्टिकल एविडेंसेस थे उनके बेस पर लॉजिकल तरीके से उन्होंने ये फार्मूला दिया। तो जो फार्मूला आ चुका है जरा उसको एक बार और लिखें। कांस्टेंट की जगह पर हम स्मॉल के लाएंगे, कैपिटल के मत लाना, स्मॉल के, क्योंकि कैपिटल के किसको मिल चुका है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो यहां पर आ जाएगा स्मॉल के Q1 Q2/r²। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालना भी अपने आप में क्या होता है? हार्ड वर्क होता है। तो जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो इसकी वैल्यू निकल के आई 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल के इज इक्वल टू है 9 × 10⁹ इन SI। ठीक है। गॉस जो है वो इस फार्मूले को देखते हैं और फिर वो ये अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर ये जज करते हैं कि अगर ये 9 × 10⁹ की जगह हम ये लिखें 1/4πε0, यानी ये जो 9 × 10⁹ है वो किसके इक्वल है? 1/4πε0। 4 अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है। पाई अपने आप में क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है
ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.8 माइनस का 12 एसआई में। तो अगर आप रफ कॉपी में इस पूरे का वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करो तो क्या निकल के आएगा, 9 × 10⁹ ठीक है ना। गॉस ने ये कहा कि कूलाम ने जो फार्मूला दिया है, अगर इस कांस्टेंट 9 × 10⁹ की जगह हम ये लिखें 1/4πε0, इसकी वैल्यू भी यही निकल के आएगी। तो हम ये देखेंगे फ्यूचर में कि जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1/4πε0 क्यों लाया गया, तो फ्यूचर में जो कैलकुलेशन थी कूलाम्स के इस फार्मूले को लेकर के जो आगे की कैलकुलेशन होंगी वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अगर 9 × 10⁹ लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन क्या लेंगे, टिपिकल। तो टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट उन्होंने कहा कि भाई इसकी जगह पर आप ये लिख लीजिए, लिख दिया मैंने। तो ये रिजल्ट आ गया Q1 Q2/r²। जब ये सारा डिस्कशन हो रहा है तो आपके जो Q1 और Q2 वाले चार्जेस हैं वो एयर में हैं, एयर कह लो या फिर क्या कह लो, वैक्यूम कह लो। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया है, इट इज ट्रू व्हेन बोथ द पॉइंट चार्जेस आर इन एयर या फिर वैक्यूम। और फिर अगर कोई आपसे पूछे कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है किसमें, SI में, और इसकी वैल्यू 1 होती है किसमें, CGS में। किसमें, CGS में। ये जो कांस्टेंट K है ना, SI में इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹, और CGS में इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो 1/4πε0 की वैल्यू SI में वही हो गई और CGS में कितनी होती है, 1। क्लियर है बात। हेडिंग आपकी है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस हेडिंग में पहला पॉइंट लिखें। सबसे पहले बता देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स होता क्या है। नाउ वी ऑल नो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज और चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स। पहला पॉइंट लिखें, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज चार्ज, डैश लगा देना, चार्ज फिर डैश फिर चार्ज, इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज चार्ज कॉमा is called electric force, is called electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स अंडरलाइन करो, is called electric force। मास और मास के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज और चार्ज के बीच में जो हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये फील्ड फोर्स का पार्ट हो गया, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे फिर भी फोर्स लगाएंगे। तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ, फील्ड फोर्स का एग्जांपल। सेकेंड नंबर पॉइंट आ जाए, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, COULOMB, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। नेक्स्ट लाइन पर आइए, कोई पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट लाइन पर आइए, ऐसे स्टार पॉइंट बनाइए। ये डायग्राम Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है, और फिर नेक्स्ट लाइन पर इलेक्ट्रिक फोर्स F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। Q1 Q2 को क्या पढ़ोगे, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², r फॉर डिस्टेंस दिख रहा है वहां रिजल्ट्स में। Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है, ये भी दिखाई दे रहा है। Q1 एक डॉट है, Q2 भी एक डॉट है, डॉट का मतलब होता है पॉइंट। दोनों को कंबाइन कर लिया, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको नोट करिए, स्मॉल के ध्यान रखिएगा, स्मॉल के बनाना। तो वैल्यू ऑफ के इसको 1/4πε0 लिख लो सिंप्लीफाई रखने के लिए। और ये सच है कि फ्यूचर में जब आप इस कूलाम के इस फार्मूले को यूज करोगे
और अगर आपने 9 × 10⁹ की जगह पर 1/4πε0 लिखा तो बहुत आसानी से कैलकुलेशंस होने लगेंगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, जैसे कभी कभी आपसे कहता ना कि पाई की वैल्यू क्या ले लो, 3.14 ले लो, और कभी कहता है पाई की वैल्यू क्या ले लो, 22/7 ले लो। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि कभी पाई की वैल्यू ये लेकर के कैलकुलेशन आसान होती है और कभी ये होती है 22/7 लेके। वही सिचुएशन है वहां पर। 9 × 10⁹ की जगह पर 1/4πε0 अगर ले लेंगे तो फ्यूचर में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आसान हो जाएगा। मैं लिखा नहीं रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा कि कूलाम ने जो फार्मूला दिया था उस फार्मूले में 1/4πε0 किसने दिया? गॉस ने। जो फार्मूला आपको मिला है वहां से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिलती है। तो इस फार्मूले को फाइनली हम लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला हमने लिख दिया। इस फार्मूले की लिमिटेशंस क्या है? ये जो फार्मूला लॉजिकल तरीके से कूलाम ने दिया है, इस फार्मूले की लिमिटेशंस क्या है? ये फार्मूला, क्योंकि जब हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज क्या होता है और पॉइंट चार्ज क्या होता है। पार्टिकल पर अगर चार्ज है तो वो क्या है? पॉइंट, और बॉडी पर अगर चार्ज है तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज है। तो इस फार्मूले के Q1 Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस है। इस फार्मूले के Q1 Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस। यानी बॉडी चार्ज होगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। यानी अगर हमारे पास में डस्टर है, उस पर चार्ज है, और मेरी अपनी बॉडी पर चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा? हाँ होगा, लेकिन उस फोर्स की वैल्यू आप कूलाम के इस फार्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। जब कूलाम का फार्मूला नहीं लगेगा तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा? आंसर है फिर मॉडिफाइड कूलाम्स लॉ है वो, तो उसकी अभी हमें बात नहीं करनी है। तो ये जो फार्मूला है इसकी लिमिटेशंस लिखते हैं। दिस फार्मूला कैरी ऑन is valid when we have पॉइंट वाले चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इन एयर या फिर वैक्यूम। ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपके Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है और ये दोनों चार्जेस या तो एयर में रखे हुए हैं या फिर वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो आपकी जो हेडिंग थी कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, एडिशनल कुछ बात करते हैं। एडिशनल को नोट में ले जाते हैं। देखिए Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं और वो एयर या वैक्यूम में, तो फार्मूला तो बता दिया कूलाम में क्या होता है। ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स का मैं फार्मूला लिखता हूं, अभी आप कॉपी नहीं करेंगे अगर आप नोट पर आ चुके हैं। तो फार्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पहले नंबर पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फार्मूला है, किसने दिया है? कूलाम ने दिया। सेकंड नंबर इलेक्ट्रिक फोर्स F = 1/4πε0 कैपिटल वाला K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2/r²। ये फार्मूला भी हमको किसने दिया है? कूलाम ने ही दिया है। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रिक फोर्स F = 1/4πε0 Q1 Q2 r - t + t √k का होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी किसने दिया है? कूलाम ने दिया। ठीक है,
तो नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 किसमें है? बोर्ड में। बोर्ड एग्जाम में नंबर 1 और नंबर 2 पे क्वेश्चन मिलेगा। और नंबर 3 किसमें है? फॉर द कंपटीशन, ठीक है ना। तो फॉर ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के लिए नंबर 1 नंबर 2 है, और सभी एग्जाम के लिए जो अदर अब बचे हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए नंबर 3 है। मैं बात करता हूं इन फार्मूले में क्या क्या अलग अलग है। पहले वाले फार्मूले में Q1 है, पॉइंट चार्ज है, दिखाई दे रहा है। Q2 है, वो भी पॉइंट चार्ज है, दिखाई दे रहा है। और डिस्टेंस R है, और Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में AIR एयर है, और या फिर कुछ नहीं है। अगर कोई मीडियम है तो वो कौन? एयर। यानी कि पहला वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब बोथ द पॉइंट चार्जेस आर इन एयर या फिर वैक्यूम। दूसरा वाला जो फार्मूला है वो कब लगाएंगे? ये Q1 है और ये Q2 है, और ये दोनों के दोनों चार्जेस किसी मीडियम के अंदर है। यू कैन इमेजिन कि ये पानी के अंदर है, इनटू द वाटर। समवन इज से कि ये अल्कोहल के अंदर है। तो अगर Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच में कोई मीडियम है, डिस्टेंस वही है R, डिस्टेंस वही है R, लेकिन मीडियम है, एयर या वैक्यूम नहीं है। और जब मीडियम है तो मीडियम का क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो सेकेंड वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब हमारे Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस कहां पर हैं? इनटू द मीडियम। और एयर या वैक्यूम को हम यहां पर मीडियम एज्यूम नहीं करते हैं, वैक्यूम और एयर आर इक्विवेलेंट। अब ये थर्ड वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लकली अनलकली जब तुम्हें कंपटीशन देना है इसी 12th के साथ में, तो तुम्हें इस फार्मूले का डेरिवेशन भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि नंबर 3 के डेरिवेशंस की कोई नीड होगी। तो जिसकी कोई नीड नहीं है उसके लिए फालतू में परेशान मत होना, ठीक है ना। यू आर नॉट लुकिंग फॉर द PhD, ठीक है। जितने की जरूरत है उतने का उतना काम करता है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बनता है। नंबर 3 की आपको बात बता दें कि Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस है, ध्यान देना, डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट चार्जेस है और इनके बीच का डिस्टेंस भी R है, R। हम इनके बीच में एक मीडियम लाते हैं और वो मीडियम इन दोनों चार्जेस के बीच की जो खाली जगह है, खाली जगह का मतलब या तो वैक्यूम होगा या फिर क्या होगा? एयर होगा। तो ये एक मीडियम आया, मीडियम है जिसकी की थिकनेस T है, जिसका की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है। तो देखो इधर वाले हिस्से में एयर है ना, और इधर भी क्या एयर है। तो अगर मैं अपने दोनों हाथ के बीच में एक मीडियम ले आऊं जो कि पार्शियली फिल का केस करता हो, पार्शियली फिलिंग की केस है, यहां पर जो मीडियम आया है Q1 Q2 के बीच में, क्या उसने दोनों Q1 Q2 के बीच की पूरी जगह को भर दिया है? नहीं। कैसा फिलिंग किया? पार्शियली। तो व्हेन यू हैव ए मीडियम बिटवीन द Q1 Q2 पार्शियली, तो फिर आपका फार्मूला ये है, और रिजल्ट में ये पता चल रहा है T हमारे मीडियम की क्या है? थिकनेस। R हमारे Q1 Q2 के बीच की क्या है? डिस्टेंस। पार्शियली फिल का मतलब समझ पाए ना? जब Q1 Q2 के बीच में मीडियम तो आया है बट उसने पूरी तरह से फिल नहीं किया हुआ है, तो उस समय आपका ये वाला केस लगेगा। और सोचो अगर ये फुल कर देता, अगर T की वैल्यू R हो जाए, सोच के देखो, अगर ये मीडियम उन दोनों के बीच की जगह को पूरा भर दे तो T की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी। रखो यहाँ पे T की जगह पर R कट ही आएगा, यहाँ पे T की जगह पे R आएगा, ऊपर स्क्वायर लगाया तो R स्क्वायर क्या आएगा? देखो रिजल्ट ये बन जाएगा। बोलो, रिजल्ट ये बन जाएगा। गो फॉर इट। इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के देखो, जहां पर वो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है वहां लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर इस तरीके की सिचुएशन है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन जरा लिखिएगा भाई।
एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है 1.2 या 1.3। आई एम नॉट से लिख देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये 1.2 है या फिर 1.3 है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यहां पर ये है कि एक कप पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन ये है कि एक कप पानी है आपके पास, उसमें कितना नेगेटिव चार्ज है और कितना पॉजिटिव चार्ज है। याद नहीं लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया। हम इसको थोड़ा बदल रहे हैं कि वो जो एक कप पानी है उसकी कुछ अमाउंट क्वांटिटी तो होगी ना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल पॉजिटिव and negative charge, find total positive and negative charge in 20 gram water, in 20 gram water। कोई भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं। आपके पास में 10 ग्राम गोल्ड है, उसमें कुल कितना पॉजिटिव चार्ज है, कुल कितना नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये कंफर्म है कि जो अमाउंट हमें दिया गया है वो तो न्यूट्रल है ना, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, केवल एक निकालना है, या तो नेगेटिव निकल जाए तो पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव निकल जाए तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 20 ग्राम पानी है आपके पास और उस 20 ग्राम पानी में कुल कितना पॉजिटिव चार्ज है, कुल कितना नेगेटिव चार्ज है। 3 से 4 लाइनें, 5 लाइनों का स्पेस छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये रहा, देख करके बोर्ड। ये पॉइंट चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस। नेचर भी बता देना, वैसे पूछा तो नहीं गया, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आप निकालोगे उसका नेचर क्या होगा ये भी बता देना। ये 2 क्वेश्चन करिए पहले। आप जो पहले कर सकते हैं उसको पहले करिए, जो बाद में करना है उसको बाद में करिए। तो सभी लोग ये वाला क्वेश्चन पहले करना है, तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, आंसर बाद में मिला लेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये नहीं बताया गया कहाँ रखे हुए हैं, तो ऑलवेज भी कंसीडर कि जहां हम लोग रहते हैं ये वहीं रखे होंगे एयर में। तो फार्मूला है F इज इक्वल टू स्मॉल k q1 q2 बाई r स्क्वायर और नथिंग से स्पेशली, तो ऑलवेज कंसीडर SI। स्मॉल k की वैल्यू होती है SI में 9 × 10⁹ और ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। स्मॉल k की वैल्यू तुमने SI वाली ली, तो q1 की वैल्यू और q2 की वैल्यू भी SI वाली लेनी पड़ेगी। Q1 यहाँ पर 4 कूलाम है माइक्रो में, इसके कूलाम बना, और यहाँ पर 10 माइक्रो कूलाम है, इसके भी कूलाम बना, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलाम, और डिस्टेंस शुड बी मीटर 1 × 10⁻⁻² होल ऑफ स्क्वायर। यहां से आ गया F इज इक्वल टू 9 4 जा 36, 10 की पावर में अलग से सॉल्व करता हूं तो -11, 9 10 11, -2 ऊपर आ गया और नीचे ये आया -4, यस -4। ये ऊपर जाएगा तो विल बी, नहीं मेरा तो 3600 आ रहा है, आपका 0.36 क्यों आ रहा है? सभी के आंसर अगर मैच कर जाते हैं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो यहां से हमको -5 मिलेगा, -6 और -5 मिलके बन जाएंगे -11 और 9 पावर से -2। अगर ये आंसर है तो फिर हम आगे मूव करें। है ये आंसर? आपका है ये आंसर? देखो कहां पर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है।
किसकी जगह पर? तो उस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ ही तो होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं f = 1/4πε0 q1 q2/r²। इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है सही, तो भी तो आंसर वही है। आपने क्या किया? अलग अलग, जब पूरे की वैल्यू SI में 9 × 10⁹ है तो भी आंसर आएगा तुम्हारा, लेकिन उतना क्यों करना लेंगे? 1/4πε0 एक साथ रखो, हमेशा जब भी रखो। उस पूरे की वैल्यू जो है आपकी 9 × 10⁹ है। आपका आया? यही आंसर है जो हमने निकाला। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर या तो 1.2 है या फिर 1.3 है। आई थिंक 1.3 है ज़्यादा। कि एक कप पानी में कुल कितना पॉजिटिव चार्ज है, कुल कितना नेगेटिव चार्ज है। मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया है, तो ये पानी जो एक कप होगा वो कितना होगा ये तो पता होना चाहिए ना। सर एनसीईआरटी कैसे करा होगा? उन्होंने भी सॉल्व करते समय कंसीडर किया, मैंने कहा ना एनसीईआरटी कोड में बात करती है, उसको डिकोड करना पड़ता है। उन्होंने जब सॉल्व किया हुआ है तो फिर ऐसे माना है कि लेट अस कंसीडर कि 1 कप पानी इज इक्वल टू इतना, तो कैसे करेंगे? अच्छा, जो 1 कप पानी है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो 20 ग्राम पानी है, उस 20 ग्राम पानी में एक्चुअली क्या चीज है? मॉलिक्यूल्स है ना पानी के। और पानी का जो एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? एक मॉलिक्यूल। पानी का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक मॉलिक्यूल में, मोल नहीं बोल रहा हूं मैं। पानी का एक मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बना है? 6.02 एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 और 16 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यार हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। प्रोटॉन भी कितने हो गए? 10। तो ये आपको बैकग्राउंड में पता है, क्या पता है? 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल हैज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? 8 और 16 ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है और यही प्रोटॉन्स का नंबर है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, जानते हैं ना? ये बात ओके है। 20 ग्राम पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पता किया जाए, तो किसी भी मटेरियल में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे निकालते हो? हमने आपको कोई भी अमाउंट दिया, उसमें कितने एटम्स है? सॉलिड है तो उसमें एटम्स की बात करेंगे, लिक्विड है गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ये फार्मूला केमिस्ट्री में यूज किया, स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानो। स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M। कैपिटल M जो है वो एटॉमिक मास है, लिक्विड हुआ तो क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल M 6.02 यानी कि अवोगाड्रो नंबर, और स्मॉल m क्या है? गिवन मटेरियल का मास। मास इसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। मास इन ग्राम ऑफ गिवन मटेरियल। जो मटेरियल हमको दिया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में 20 ग्राम वाटर दिया जा रहा है, उसका मास। और स्मॉल m क्या है? टोटल मॉलिक्यूल्स या फिर टोटल एटम्स। सॉलिड होगा
मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स को लिक्विड हुआ या गैस हुआ तो मॉलिक्यूल्स। क्या तुम इस फार्मूले को जानते हो? जानते हो? आप जो सभी लोग जानते हो ना, केमिस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो जो हम इस पर नहीं चलते ये आया कैसे, यूनिटरी मेथड से आता है। तो सबसे पहले हमारा काम है इस 20 ग्राम पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं निकाले हैं। तो स्मॉल एम क्वेश्चन में 20 ग्राम है, ग्राम में होना भी चाहिए, किलोग्राम होता तो ग्राम बनाते। कैपिटल एम वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 80, बोलो भाई। स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और 6 × 10⁻23 6.0 करके जो होता है उसको चलो ठीक है 10⁻6 × 10⁻23 n की वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻23 × 20 अपॉन में 18 6 3 18, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20/3 10⁻20। ओके, ये हमारे आ गए टोटल मॉलिक्यूल्स, पानी के टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यूनिटरी मेथड से 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन। यही आपके हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके कितने 20/3 10⁻23, और यही आपके हो गए टोटल प्रोटॉन्स भी इतने ही हो गए। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो इतने में 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं गलती कर रहा हूं, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड यूज कर लूं, क्योंकि 1 molecule has 10 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं 20/3 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 20/3 10⁻23 इंटू में 10, कितना आ गया भाई 20/3 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इसलिए टोटल नेगेटिव चार्ज, ये कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, फंडा होता है एनी, यानी कि 20/3 10⁻24 इंटू 1.6 माइनस 90। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, चार्ज इक्वल टू होता है NE, एन यहाँ पे क्या होता है क्वांटा, यहाँ पे क्वांटा हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होगा वो माइनस में आएगा। सॉल्व करने कितना आ जाएगा 32/3, ये 20/10 मैंने इसको दे दिया, और यहाँ सॉल्व कर लें 19 20 21 22 23 24 10⁵, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इतना ही क्या होगा, गो फॉर इट।